दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड यहाँ पे देख सकते हो कि इस पीएसयू स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों से कोई खास तेजी नहीं बनी है। स्टॉक दो बार 118 तक जा चुका है लेकिन वहाँ से फिर नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन क्या ये बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है या फिर यहाँ से गिरावट की संभावना बनेगी? अभी 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 3 डिजिट में है। क्या ये आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? तो कंपनी के आने वाले समय फ्यूचर प्लान क्या है और कंपनी के कौन से प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में शुरू होंगे, और सबसे जो बड़ी बात है एफआईडीआई का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है? वैसे तो सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए इस बार बजट में बहुत सारे ऐलान कर दिए और इसके पीछे वजह सरकार का सपना 2047 तक पूरी तरह से जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो इस्तेमाल होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही होगा, यानी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। और ऐसे में एनएचपीसी के लिए क्या बेनिफिट होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी का ही निर्माण करती है कंपनी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनएचपीसी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को बीएसई पर 104 पर क्लोजिंग थी। 2.60% की तेजी देखने को मिली। फ्राइडे को बाजार में ज़बरदस्त तेजी थी, करीब 1200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। इस स्टॉक में 107 का हाई जरूर बना लेकिन ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग नहीं आई, नीचे स्टॉक आया और ये काफ़ी दिन से हमने देखा है। वैसे यह बजट के पहले ही 118 तक चला गया था, काफ़ी बड़ी तेजी बनी, लेकिन उसके बाद में आ गई ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक फिर नीचे आया। दूसरी बार एक बार इसने फिर से 118 का हाई बनाया लेकिन उसके ऊपर जा नहीं पाया, यानी एक मजबूत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है इसको। 118 उसको जब तक पार नहीं करेगा बड़ी तेजी नहीं बन पाएगी। तो वो लगातार कोशिश हो रही है स्टॉक के अंदर तेजी से आगे बढ़ने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। जितने पीएसयू स्टॉक तेजी से दौड़े उतना ये नहीं दौड़ा है। अभी भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है और इसीलिए लग रहा है कि इसमें खरीदारी हमें करनी चाहिए। अब इसको जो फ्रेश ट्रिगर मिलेगा वो मिलेगा इसका रिजल्ट। Q1 के रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। कंपनी ने 7 तारीख डिसाइड कर लिया, अगस्त की 7 तारीख। तो 7/8/2024 को हमारे सामने होगा Q1 का रिजल्ट और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो ये देख सकते हो कि ट्रेडिंग विंडो खुलेगी 9 तारीख को, फ्राइडे के दिन 9 अगस्त को, और 48 घंटे लगते हैं जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद में ही इनसाइडर ट्रेडिंग का ट्रेडिंग विंडो को खोला जाता है। इसका सेबी का रूल्स है कि जब भी कोई रिजल्ट बन जाता है उसके बाद में जो कंपनी से संबंधित लोग हैं वो कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है रिजल्ट कैसा है, उसके प्लस और माइनस पॉइंट की वजह से वो उसका कोई मिस यूज ना कर ले। इसलिए सेबी ने रूल्स बनाया कि जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना होगा कोई भी अपना ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, बोर्ड के मेंबर हो या प्रमोटर ग्रुप से। तो ये 9 तारीख से ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी। अब देख सकते हो कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं कंपनी की तरफ से। रिजल्ट की संभावनाओं को देखें तो इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अच्छा बढ़ा इस बार। अगर हम कंपनी के पिछले 2-3 रिजल्ट को देखें, सबसे पहले अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, सितंबर 2023 में 2485 करोड़ के आसपास था। दिसंबर 2023 में ये गिर के 1697 करोड़ के आसपास आ गया और मार्च में 1652 करोड़ के आसपास रहा। तो कंपनी का रिवेन्यू गिरा है सितंबर के मुकाबले, और देखो कि इसमें थोड़ी सी कमजोरी जरूर है। पिछले कुछ समय से इनके प्रॉब्लम भी थे, रिवर के ऊपर जो उनका जो प्रोजेक्ट है वो डैमेज हो गया था, उसकी वजह से भी हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें, खर्च की, तो उसमें थोड़ी कमी आई, क्योंकि वैसे भी रिवेन्यू कम है तो खर्च भी सामने कमी होगा। तो 1073 करोड़ का टोटल खर्च था सितंबर में। दिसंबर में बढ़ के वो 1259 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन मार्च में 910 करोड़ का ही टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1413 करोड़ के आसपास था सितंबर में। दिसंबर में 438 करोड़ के आसपास रहा, तो काफ़ी डाउन हो गया। उसके पीछे वजह थी उनका जो तीस्ता रिवर के ऊपर जो डैम है वहाँ पे जो नुकसान हुआ। लेकिन मार्च में ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त फिर से सुधरा, 742 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। अब यहाँ पे कंपनी के डेप्रिसिएशन की बात कर ले तो 277 करोड़ के आसपास सितंबर में, दिसंबर में ये 278 करोड़ के आसपास और मार्च में 280 करोड़ के आसपास रहा। अब इंटरेस्ट की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 115 करोड़ के आसपास था सितंबर में, दिसंबर में 101 करोड़ के आसपास रहा और मार्च में ये 95 करोड़ के आसपास रहा। टोटल टैक्स की बात करें क्वार्टर में तो -273 करोड़ था सितंबर में, दिसंबर में 157 करोड़ रहा और मार्च में 424 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1447 करोड़ के आसपास था सितंबर में,
दिसंबर में गिर के 546 करोड़ के आसपास आया, लेकिन मार्च में फिर से बढ़ के 698 करोड़ के आसपास हुआ। तो मार्च के मुकाबले यानी क्वार्टर 3 के मुकाबले क्वार्टर 4 में प्रॉफिट बढ़ा है और इसीलिए आशा करेंगे इस बार भी प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो एक अच्छी तेजी की संभावना यहाँ पे बन सकती है। अब इसका जो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कंपनी आने वाले समय कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे 800 मेगावाट का इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें 200 मेगावाट ईच है, ऐसे 4 यूनिट है अलग अलग। तो ये देख लो कि प्रगति 2 यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश में कंपनी कंप्लीट करेगी। अलग अलग 4 यूनिट है इसके, और दिसंबर 2024 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इस साल। तो क्लियरली देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट से इनका रेवेन्यू बढ़ना शुरू होगा। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी 2000 मेगावाट के देखें तो सुबनश्री लोअर में HE पावर प्रोजेक्ट कंपनी बनाई, जिसमें भी 8 यूनिट है, टोटल 250 मेगावाट ईच के 8 यूनिट है। ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश में कंपनी कंप्लीट करने जा रही है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेट में कंपनी के चल रहे हैं। और यहाँ तक कि सबसे जो बड़ी बात है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्च 2025 में 3 यूनिट इनके कंप्लीट हो जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे वो मई 2026 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आने वाले 2025-26 के बाद कंपनी का ज़बरदस्त बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे कंपनी को जो नुकसान होता है उसमें देख लो कि जो इनका जो 510 मेगावाट का तीस्ता रिवर के ऊपर जो पावर स्टेशन है वो डैमेज हो गया था सिक्किम में, जिससे इनको लॉस काफ़ी हुआ, और इसकी वजह से जो रिजल्ट भी कमज़ोर रहे। आप देखें तो ये लॉस लगातार बढ़ा, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भरपाई होने लगी है। यहाँ पे कंपनी के सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें आप देखें तो कंपनी 1200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो ये देख सकते हो कि आने वाले 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है, और ये देख सकते हो कि इनकी सोलर एंट्री अभी भी शुरू हुई है, इन्होंने प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इनका गुजरात के अंदर भी एक ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट होने जा रहा है, और ये देख सकते हो कि 2024 में इसकी शुरुआत हो रही है। आने वाले समय ये कमर्शियल मोड पे, ऑपरेशनल मोड पे आ जाएगा 2026 तक। तो ये 2025-26 के बाद तो इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट जो शुरू होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो 300 मेगावाट का इनका ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट है, जो राजस्थान में होगा, जिसके लिए 1700 करोड़ का कंपनी खर्च करने जा रही है। तो ये प्रोजेक्ट है, ये एक के बाद एक कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट जो शुरू होने जा रहे हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो या फिर सोलर प्रोजेक्ट हो। जो कंपनी ने बहुत सारे इसके लिए ऑलरेडी PPA एग्रीमेंट साइन कर लिए, जो बिजली बनेगी उसको बेचने के लिए ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुके हैं। इसके अलावा कंपनी ने तमिलनाडु में 50 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट को ऑलरेडी कमीशन कर दिया है। तो इस तरह से देखें तो कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट करी है। कंपनी का इस समय देखें तो 80% हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर और 20% खर्च जो करिए टोटल कैपेक्स का वो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर करिए, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो फिलहाल प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 67.40% के आसपास है। म्यूचुअल फंड का यहाँ पे 4.36% का निवेश है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी DI की बात करूँ उनकी 5.92% का निवेश है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी FI का 8.97% का ज़बरदस्त निवेश है। रिटेल इन्वेस्टर की 13.36% की होल्डिंग, तो कोई खास बड़ा निवेश नहीं है रिटेल इन्वेस्टर का, सब ने जम के खरीदारी की है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जरूर अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। मार्च देख लो कि 2023 में 9.16% की होल्डिंग थी, जो इस समय जून में 4.36% हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो निवेश बढ़ा है तो वो है यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का, FI का देख लो कि पिछले जून में 7.5% की होल्डिंग थी, जो इस जून में 8.97% हो चुके। ज़बरदस्त निवेश बढ़ा दिया है यहाँ पे FI ने। इसके अलावा DI ने भी निवेश बढ़ाया। जून में देख सकते हो कि 4.80% की होल्डिंग थी 2023 में, जो इस बार जून में बढ़ के 5.92% हो चुकी है। यानी FI DI दोनों ही जम के खरीदारी कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर का निवेश घटा है। जून 7.23% होल्डिंग थी, जो इस समय जून में 13.36% हुई है। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो काफ़ी अच्छी बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटी है, क्योंकि मार्च में 14.49% होल्डिंग थी। कुल मिला के ये स्टॉक वाकई में गोल्ड है, जिसमें आपको निवेश करना चाहिए। जिस तरह से ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे, इसका रेवेन्यू बढ़ेगा और आने वाले समय ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। यानी अगर आप इसको 3 से 5 साल के होल्ड करें तो इसकी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है। तो दाव लगाना चाहिए आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।